चलिए, तो अभी अपन करने वाले हैं AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नाम है इसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या नाम है इसका बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, मतलब कैटेगरी ए में आएगा, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से भी या तो एमसीक्यूज मिलेगा या तुमको अलग से क्वेश्चन मिलेगा, बट मिलेगा जरूर इसका, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब हाई प्रायोरिटीज में चांसेस का आने का। अभी ये एएस क्या बोलता है वो सुनो। ये एएस बोलता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होता है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अब प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का मतलब क्या सिर्फ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है? आंसर इज नो। इसमें दूसरी चीजें भी आती है। नाम प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, बट इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट आता, ठीक है। पहले क्या था? पहले तुम्हारा एक एएस हो गया था, AS6 अबाउट द डेप्रिसिएशन, और एक एएस था AS10, वो था फिक्स असेट। कौन सा था? फिर इंस्टीट्यूट समझ में आया कि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स असेट पे लगता है, तो उसके ऊपर अलग से एएस बनाने का मतलब नहीं है। फिर उसने AS6 को मर्ज कर लिया AS10 के अंदर, और फिर उसका नाम भी चेंज कर लिया। अब जो नाम आया है नया, वो फिक्स असेट नहीं है, उसका नाम क्या है बेटा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बराबर, क्या नाम है इसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब दिक्कत ये कि पहले फिक्स असेट का नाम था, तो बहुत लोग ऐसे समझते जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, वो बोलते हैं फिक्स मतलब फिक्स ही होती होगी बिजनेस में, हिलती नहीं होगी। भाई नॉन कॉमर्स वाला ना, उसको थोड़ी समझ में आता क्या है। वो बोला फिक्स असेट इतनी, मतलब वो असेट बिल्डिंग में, उसके लिए फिक्स मतलब बिल्डिंग जैसा, लैंड जैसा हो गया। एसी भी तो उसमें आता है, बट एसी तो इधर से तो अपन शिफ्ट भी तो कर सकते हैं, वो दिक्कत थोड़ी है। फर्नीचर भी तो आता है, सीसीटीवी कैमरा भी तो आता है, कंप्यूटर भी तो आता है। तो फिर वो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए तो नाम चेंज कर लिया, बोलता है फिक्स असेट ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। हालांकि इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं। तो कौन कौन सी चीजें आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये समझने के लिए आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है फिक्स असेट मतलब टेंजिबल फिक्स असेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा? देखिए, आपकी फिक्स असेट दो तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के लिए वी हैव सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS26, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, वो सब बाद में बात करेंगे अलग से। यहां पे हम बात करेंगे अबाउट द टेंजिबल फिक्स असेट। क्या समझते हो टेंजिबल से? मतलब जिसका फिजिकल सब्सटेंस होता है, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बराबर ना, उसे क्या बोलते हैं अपन? टेंजिबल। अब ये बोलता है, ये जो हम बात करेंगे इसका पहला रूल है वो टेंजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? टेंजिबल। दूसरा, हेल्ड फॉर यूज इन, वो तुम्हारा किस काम के लिए यूज होना चाहिए वो समझ लो। या तो वो प्रोडक्शन में काम आना चाहिए। किस में काम आना चाहिए? अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मशीनरी, मशीन किस काम आती है? प्रोडक्शन में काम आती है। या फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में काम आनी चाहिए। किसमें आनी चाहिए? सप्लाई ऑफ, या फिर वो रेंटल पर्पस के लिए काम आनी चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है तुम्हारा ट्रक, जैसे मान लो आ गया, व्हीकल्स आ गए। सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या आएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या आएगा? जैसे डॉक्टर का इक्विपमेंट है, अरे हम भी तो सर्विस दे रहे हैं ना, तो हम जो यूज कर रहे हैं, टैब यूज हो रहा है, ये पीसी यूज हो रहा है, ये प्रोजेक्टर यूज हो रहा है, ये मेरी सर्विस देने में काम आ रहा है, तो ये भी इसके अंदर काम आता है। या फिर रेंटिंग पर्पज में काम, जैसे बिल्डिंग मैंने फ्लैट लिया रेंट में देने के लिए, तो वो भी मेरे यहाँ पे आ गया। या फिर लास्ट वाला वर्ड बड़ा डेंजर है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो गई, उसका नाम है एडमिन पर्पज। का नाम है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पीसी तो मेरे रिकॉर्डिंग में काम आ रहा है, बट ऑफिस के अंदर जो पीसी पड़ा है वो मेरे रिकॉर्डिंग में काम नहीं आ रहा है, वो सर्विस में काम नहीं आ रहा है, सर्विस देने में काम नहीं आ रहा है, बट वो एडमिन पर्पज में काम आ रहा है। तो जैसे आपने एडमिन पर्पज वर्ड यूज किया, इसमें बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड हो गई। जैसे सीसीटीवी कैमरा है, ये ना तो मेरे प्रोडक्शन में काम आ रहा है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में काम आ रहा है, ना मेरे रेंटिंग में काम आ रहा है, बल्कि ये मेरे किस काम आ रहा है? एडमिन में काम आ रहा है। क्या बोले, समझ में आया? तो इससे क्या होगी, ये डेफिनेशन बड़ी बन गई। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं जिसको आप प्रूव कर पाओगे ये चीजें जो है तुम्हारे बिजनेस में यूज हुई है, चाहे वो प्रोडक्शन में काम आई है, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में आई है, चाहे रेंटिंग में आई है, चाहे वो एडमिन पर्पज में आई है। तो एक तो ये है कि वो चीज जिसकी आप बात कर रहे हो वो टेंजिबल होनी चाहिए, वो बिजनेस में किस चीज के लिए काम आनी चाहिए? हेल्ड फॉर यूज इन, या तो प्रोडक्शन में, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में, या रेंटिंग में, या एडमिन पर्पज के काम आनी चाहिए। एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन 12 मंथ, उसकी लाइफ जो है ना वो 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए।
क्योंकि अगर 1 साल के अंदर की लाइफ में तो 100% एप्रिशिएट हो गया तो फिर बात ही खत्म होगी ना, फिर तो असर कैसे बनेगी, बैलेंस शीट में आएगी नहीं। एंड मेन चीज, नॉट हेल्ड फॉर द सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, आपका वो इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए। क्या बोले, समझ में आया? वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस तुम्हारा सेल होना चाहिए नहीं, वरना इन्वेंट्री हो जाएगा। ये है इसकी डेफिनेशन। क्या है ये इसकी डेफिनेशन? अब मुझे बताओ, ये मोबाइल फोन जो है क्या ये पीपी में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बराबर है ना? ये तो मेरा पर्सनल हो गया, बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। बट अगर मेरा जैसे ग्लास का फोन है वो आ जाए, जो ग्लास का फोन है, क्योंकि वो बिजनेस में मेरे काम, एडमिन पर्पज में काम आ रहा है, कॉल करने में, रिसीव करने में, इंक्वायरी हैंडल करने में सब काम आ रहा है, इसके लिए हम बोल सकते हैं यस वो पीपीई होगा। क्यों? क्योंकि वो टेंजिबल है, फोन टेंजिबल है, वो एडमिन पर्पज में काम आ रहा है, उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है, और नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस हम मोबाइल बेचते नहीं है, तो मेरा पीपीई में डेफिनेशन में आ गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल भी आपका कोई बिजनेस है जैसे कि आप लैपटॉप आपके ऑफिस वर्क में भी यूज करते हैं, तो अभी देखो वो क्या काम आ रहा है, क्या वो मेरे बेचने में काम आ रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस पे सेल करने का काम यूज हो रहा है, तो फिक्स असेट बन गया। हाँ, अगर वो बेचने काम आ रही है तो फिर इन्वेंट्री हो गया ना, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग तो वो अगर मैं निकालता उसको बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, पर्सनल पर्पज के लिए, तो ड्राइंग होगा ना। ये क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो मेरी कंपनी वोल्टास की कंपनी है एसी बनाने की, तो हम दूसरों को एसी बना के बेचते हैं, तो अपने खुद की बिल्डिंग में भी तो एसी लगाएंगे, तो जो खुद की बिल्डिंग में एसी लगाती है वो फिर क्या है, वो भी पीपी है, वो इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको बेचने का काम कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। क्या बोला, समझ में आया? कि ना, हो सकता है। अब मेरा डाउट सुनना, वैसे तुम्हारे डाउट तो क्लियर हो गए होंगे, बराबर ना? तुम तो क्या एकदम सिंपल सी चीज देखते हो। अब तुम बोले सर इसमें क्या ईएस बनाने का था, हमने तो बचपन से पढ़ा है, जो फिक्स असर होते हैं उसकी एंट्री होती है फिक्स असर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो उसके लेने में जो खर्चे करते हैं, जो बचपन में पढ़ा था कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो उसमें ऐड होते हैं और बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है। बस सर इसमें क्या इन लोगों ने एएस बना दिया, पागल लोग हैं, बराबर ना? अरे अरे बचपन से तो पढ़ा है फिक्स असेट क्या होती है, अब इसमें क्या एएस बनाने का था सर, हम तो बचपन से पढ़े, इसमें एएस नहीं बनाते तो भी चलता, हमें क्या दिक्कत थी? तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे देना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, फिर आगे बात करते हैं। मैं क्या करता हूं, आम बेचता हूं। क्या बेचता हूं? मैंगो, ठीक है। और उस आम बेचने के लिए मैंने अपने घर के अंदर बहुत सारे आम के पेड़ लगाए हुए हैं। अरे मेरा घर बड़ा है ना बेटा, बंगलो है, खेत है पूरा, वो घर ही है मेरा। बस अब तो बॉम्बे से बाहर निकल, वन आके नहीं है, वन बीएच के भी नहीं है, बराबर ना? लंबी चौड़ी जमीन है। अरे जल्दी आ गए तुम लोग, फुल की टेक्चर है। तो अभी आप मुझे बताना कि जो मेरे घर पे मान लो 10 आम के पेड़ लगे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है तुमसे कि क्या वो आम के पेड़ मेरी फिक्स असेट है कि नहीं है? पेड़, आम के पेड़ है, आम के पेड़ मेरी फिक्स असेट है? है कि नहीं है? है। भावेश है, आम के पेड़ फिक्स असेट है? मानव, आम के पेड़ फिक्स असेट है? गरिमा, आम के पेड़ फिक्स असेट है कि नहीं है? नहीं है? ये है? नहीं है? मंदार, नहीं है। 5 लोगों से पूछा, 3 लोगों ने हाँ बोला, 2 ने ना बोला। अच्छा अभी सुनना, मान लो है तो इसको रिकॉर्ड कितने पे करेगा? जितना प्रोडक्ट आम देगा वो कितने पे रिकॉर्ड करेगा?
एक बार के लिए मान लेता हूं है, जैसे इन्होंने बोला, तो पर कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? फिर हाँ भावेश, कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? रिकॉर्ड कितने तो तू तो बोला फिक्स असेट है, पहले तू बोला है, फिर बोला रिकॉर्ड कैसे करेंगे? दो कैसे, तो मतलब तू फिक्स असेट जीरो ऐसे दिखाऊं? क्यों? मैंने उस, अच्छा इसने बोला नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो एक बार, ठीक है, हम मानो कितने पे दिखाएंगे? क्या? आम मिलेंगे, आम के हिसाब से मान लो इस साल के 1 करोड़ का आम देता है तो 1 करोड़ का दिखा देंगे, बराबर ना? और 10 आम देता है 100 रुपए वाले, तो 1000 रुपए का दिखा दूंगा, बराबर ना? तो आम का पेड़ 1000 रुपया, ठीक है। कितना फेयर मार्केट वैल्यू, इज सेइंग कि आम का पेड़ का मार्केट वैल्यू निकाल दो, तो किसी को बुलाओ कितना देखो इस आम के पेड़ का, तो वो आम का पेड़ कैसे लेके जाएगा वैसे? तो आम का पेड़ काट के लेके जाएगा ना, तो फिर आम कैसे देगा वो? तो तुम बोलो लकड़ी का मार्केट वैल्यू निकाल दो, लकड़ी का तो मार्केट वैल्यू, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब क्या लगता है? पेड़ का नहीं हुआ, लेकिन उसका जो लैंड है उसका तो वैल्यू, लैंड की बात, मैं तो पेड़ की बात कर, तो पेड़ का कैसे पेड़ पीपी नहीं है, पेड़ पीपी है कि नहीं है सिर्फ ये पता। लैंड को माल बोली ना, पीपी पेड़ की बात कर। लैंड मान लो एक लैंड है, मैंने उसको ले लिया 1 करोड़ में, वो तो बुक्स पे रिकॉर्ड हो गया, अब उसके ऊपर पेड़ उगाया, तो लैंड तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है ना, अब उस पेड़ की बात कर। तो पीपी नहीं है, पेड़ नहीं है। हाँ हाँ गरिमा, तू तो मना बोल रही पीपी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और मंदार ने भी बोला पीपी नहीं है। विश्वजीत क्या लगता है, पीपी है कि नहीं है? नहीं है, किसको लगता है पीपी है? तुझे बोला हाँ अभिषेक, कैसे रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको? अरे तू अब कॉमन सेंस से बोलना। मशीन को लेते हैं हम लोग, जैसे आप फैक्ट्री है, मशीन से आप लैपटॉप कुछ बना के बेचते हो, तो आप जब आम बेचते हो तो पेड़ से ही बन रहे, तो पेड़ को कैसे रिकॉर्ड करूंगा? वही तो बोल रहे हैं, अभी के लिए मान रहे हैं। तो भी ऐसा एग्जांपल, जैसे मान तुझे रिकॉर्ड करने को बोल दिया, अब करना ही है, तो कैसे करेगा? चल जान दे, मैं तबेले के बिजनेस वाला, दूध बेचता हूं, मेरे पास में पैसे है। क्या है? पैसे। जैसे मैंने पैसे बोला, 2-3 लोगों ने अपने आसपास देख लिया। तुम किसी पर टारगेट करते हो, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उसने नाम तो लिया ही नहीं किसी का। कितना आराम है तुमको पता है? क्या हुआ? किसको देख रही? मैं तुझे बोला ही नहीं, मतलब तू देख रही थी, मैं किसी बोला कहाँ देख रही है ऐसा? ये बोले सर वैसे तो ठीक है, बकरियां भी है। चलो, ऐसे बॉडी शेमिंग करती है पागल, तो मुझे क्या बोलेगी बालू? चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हाँ तो मिस्टर अभिषेक, तो वी हैव सम भैंसेस, बफेलो, ठीक है, तो दूध देती है, तो ये भैंसे जो है उसको मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? अरे पहले मेरा भैंसे क्या फिक्स असेट है कि नहीं है? लाइव स्टॉक असेट नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है? असेट ही नहीं होती है, मतलब मैं करोड़ों रुपए की भैंसे लेके आ रहा हूँ, मेरे लिए असेट ही नहीं है वो। मतलब मैं तबेले वाला हूँ, वेट, तुमने क्या बोला? मैं तबेले वाला हूँ, मैं 1 करोड़ की भैंसे लेके आ गया, तो वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करेगा? किस चीज पे रिकॉर्ड करूँ बताओ? इन्वेस्टमेंट हो गया पैसे मेरी। चलो ठीक है, कोई नहीं, आते आते बाद में। हाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आएगा ना, तो तू तो बोला नहीं आएगा 2 मिनट पहले बोला। आप बोले खरीद के लाए, जितने में खरीदा 1 मिनट, बैलेंस शीट में आएगा एसेट होगी लायबिलिटी होगी, दो ही तो चीज होती है, एसेट या लायबिलिटीज। कहाँ चल रहा है दोस्त?
तो बोला एसेट ही नहीं है, फिर तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। पैसा तो गया तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। मैं तो बात की बात है, तो क्या पीपी है कि नहीं पैसे मेरी? लाइव शॉप होता है कि तो फिर कर दो जितने में खरीद के ठीक है, तो जितने में लेके आए वो वैसे खरीद। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बार मान लेता हूँ एक्सपेक्ट, ठीक है, देखते हैं आगे। अब तुम बोलो सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं भैंसे और पेड़ों का, थोड़ा सिंपल कर लेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, थोड़ा सिंपल कर लूँ। ये टैब है मेरे पास में, जो मैंने 50,000 में लिया था। कितने में लिया था बेटा? आज इसका WDV डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 30,000 रुपये हो गया। कितना हो गया है? ठीक है, मुझे इसका फोन चाहिए, तो मैंने बोला तेरा फोन दे दे, बदले में टैब ले ले। तो बोला ठीक है सर। इसका फोन का वैल्यू 50,000 है, मेरे बुक्स में 30 पे दिख रहा है। इसकी आज की टैब की वैल्यू 35,000 है, इसके फोन की आज की वैल्यू 40,000 है, पर हम एक्सचेंज कर रहे हैं। अब मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा इस फोन को, क्योंकि टैब तो जा रहा है वो तो समझ में आ गया, वो फोन को कितने पे रिकॉर्ड करूँ? 30, 35, 40, 50, कितने पे? नहीं रेपिशन, मैं जब फोन ले रहा हूँ तो फोन को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, मेरी बुक्स में तो फोन आ रहा है, उस फोन को कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? वापस बताता हूँ, 50 में मैंने टैब लिया, उसके बाद डेप्रिशिएट किया, तो इसका वैल्यू आज 30,000 मेरी बुक्स में दिख रहा है, बट आज ये मार्केट में 25,000 में मिलता है। इसकी फेयर वैल्यू मान लेते 25,000 है, बदले में इसका ये टैब देके फोन ले रहा हूँ, इसका फोन जो है ये 50,000 में मिलता है। कितने में मिलता है? 50,000 में, आज की वैल्यू इसकी मार्केट की, बराबर है। तो अब जब मैं इस फोन को ले रहा हूँ तो मैं कितने में रिकॉर्ड करूंगा? अच्छा, सर बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। तुम बोल रहे हो जितना इसके फोन का मार्केट वैल्यू हो वो मैं रिकॉर्ड करूँ, उस पर रिकॉर्ड करूँ? नहीं, आप बताओ मैं इस फोन को कितने में रिकॉर्ड करूंगा? इसके फोन के मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने जो असेट दिया उसका मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, कि मैं असेट तो अपनी दे रहा हूँ ना, और इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 25,000 ही है, तो जो मैं दे रहा हूँ उसका 25 है, बट जो ले रहा हूँ उसका 50 है। तो तुम बोल रहे हो इसका जो फोन ले रहा हूँ 50,000 में उतने पे रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा तुम बोल रहे हो? हाँ ध्रुव, 50 में कर लूंगा वैभव, जब मैं दे रहा हूँ जो बदले में एक्सचेंज में दे रहा हूँ उसकी वैल्यू 25,000 ही है। मतलब आप जो बदले में दे रहे हो उसकी वैल्यू 25 है, और जो बदले में मिल रहा है उसकी वैल्यू 50 है। हम ना बोल 50 पे करना है, तो मैं जो दे रहा हूँ 25 का मतलब नहीं, तो फिर प्रॉफिट भी आएगा। तो प्रॉफिट तो इसमें भी आएगा, दोनों पे आएगा। हाँ मंदार, 30 पे, कितने पे? हाँ विश्वजीत, बुक वैल्यू। तो क्या मेरे पास आंसर एक आई गया है? तुम तो बोल रहे हो ना बहुत सिंपल है, तुम तो बोले ना असेट रिकॉर्ड करना एकदम सिंपल था। क्या जितना सिंपल सोचा था क्या उतना सिंपल है? क्या बोला, समझ में आया? तो जितना हम चीजें सिंपल सोचते हैं ना उतना होती नहीं है। अब मान लो जैसे तुम एक, अच्छा ये बताओ क्या ये रियल लाइफ में हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब मान लो तू एक कंपनी का अकाउंटेंट है, ये रिकॉर्ड करेगा 50,000 पे एसेट को, वही कंपनी का अकाउंटेंट है वो 30,000 पे रिकॉर्ड करेगा, और मान लो ये 25 पे करेगा, तो प्रॉफिट भी अलग आ गया और असेट भी अलग वैल्यू रिकॉर्ड हो गई, तो फिर कंपैरिजन कहां पे रहेगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए क्या आया बेटा? AS10। आज तुम्हारे सारे क्वेश्चन का तुमको आंसर इधर मिल जाएगा, कैसे रिकॉर्ड करना है, कब करना है, क्यों करना है। तो क्या हम शुरू करें? चलो, तो अंदर सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन देखनी है। तो जैसे आप लोगों ने बोला कि सर फॉर एग्जांपल आम के पेड़, तो क्या आम के पेड़ पीपी है कि नहीं है उसकी बात करते हैं। तो सीधा डेफिनेशन जो इस डेफिनेशन में वो सब पीपी है। पहला, क्या टेंजिबल है? क्या वो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन हो रहा है? हाँ। क्या उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है? हाँ। तो बन गया पीपी। हाँ, बट आगे आगे अभी खत्म नहीं हुआ, आगे और चीजें देखेंगे। वो पीपी तो है, बट क्या वो इस एज के हिसाब से होगा कि नहीं होगा वो आगे बात करते हैं, ठीक है। भैंस क्या है कि नहीं है? क्या भैंस डेफिनेशन में आने की नहीं आ रही? अभी तो आ रही है भाई, 12 साल से 12 महीने से ज्यादा की लाइफ होती है उसकी, और प्रोडक्शन में दूध के प्रोडक्शन में कम भी आ रही है, और टेंजिबल भी है अच्छी खासी।
बराबर ना। तो तो अब मुझे बताओ क्या है कि नहीं है। चलो अब ये क्या बोलता है, इज AS10 एप्लीकेबल ऑन ऑल असर, मतलब जो भी इस डेफिनेशन में आएगा क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। ये हर वो चीज जो इस डेफिनेशन में सबके ऊपर एप्लीकेबल, तो क्या बोलता है ध्यान सुना, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द बायोलॉजिकल असेट। बोला AS10 जो है ये वाला, ये बायोलॉजिकल असेट पे एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल असेट? लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो लिविंग एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर ये AS एप्लीकेबल नहीं है। मोटा मोटी तुम्हारी जो गाय भैंस बकरी कबूतर जो भी है सबके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। प्लांट्स के ऊपर भी नहीं है। पर वेट, प्लांट में दो तरह के प्लांट होते हैं। क्या? प्लांट्स को दो तरह के बांटेंगे, एक होता है बेरर प्लांट, एक होता है नॉन बेरर प्लांट। क्या होता है बेरर प्लांट और क्या होता है नॉन बेरर प्लांट? सुना है आज से पहले कभी? नाम से सुना बेरर प्लांट? थोड़ा बहुत बोल सकते हो। बेरर प्लांट का मतलब होता है जिसके ऊपर कुछ प्रोड्यूस आता है, कुछ प्रोडक्ट आता है, उसे बोलेंगे बेरर प्लांट। सिंपल वर्ड में, जब आपको वो फ्रूट चाहिए होगा या वो चीज चाहिए होगी तो आप पेड़ को नहीं काटोगे, आप उस फ्रूट को काटोगे। जैसे आम का पेड़, एप्पल का पेड़ है, तो अगर तुमको आम का पेड़ है तुम्हारे पास में और तुमको आम चाहिए तो तुमको आम का पेड़ काटने का काम नहीं है, सिर्फ आम को काटो और वो पेड़ जो है वो वापस रीजनरेट करेगा आम को, बराबर है। बट कुछ होते हैं पौधे जैसे धनिया, गाजर, मूली, ये जब चाहिए होता है तो हमको क्या सिर्फ ऊपर का प्रोडक्ट चाहिए तो पूरा पेड़ उखाड़ना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं नॉन बेरर प्लांट। अब ये AS बोलता है जो बेरर प्लांट होते हैं उसके ऊपर ये AS एप्लीकेबल है, मतलब ये आम के पेड़ के ऊपर एप्लीकेबल है, आम के ऊपर नहीं होगा। क्यों? आम इज द प्रोड्यूस, वो इन्वेंटरी हो गया, वो बेचने का काम करे तो AS2 एप्लीकेबल हो गया। बट ये धनिया के पेड़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, धनिया का जो भी पौधा होता है उसके ऊपर। तो सब पौधा बोल रहे हो ना, क्या पेड़ पेड़ बोल रहे हो? नहीं, देयर आर सम पेड्स जो नॉन बेरर होते हैं। क्या बोला? ऐसे पेड़ जो नॉन बेरर होते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हो तुम में से कोई? मतलब वो चीज चाहने के लिए अपन पेड़ ही काटना पड़ेगा भैया, अपने पास ऑप्शन नहीं है। चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ के लिए चंदन चाहिए तो चंदन का पेड़ ही काटना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? इसको कोई चंदन तो लगता उखाड़ ले काम हो गया, वो पेड़ ही अपने आप में चंदन है, वही काटूंगे वही लेके जाऊंगे। पुष्पा चंदन का पेड़ बोले, आधे लोग सुन रहे हैं क्या? चंदन का पेड़ क्या? पुष्पा, अरे क्या बोला, समझ में आया? पेड़ काटो लेके जाओ। तो क्या ये चंदन के पेड़ के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं, नॉन बेरर प्लांट है। तो ये बेरर प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, नॉन बेरर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसने क्या बोला, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन द बेरर प्लांट। इसने बोला अदर देन द बेरर प्लांट, मतलब बेरर प्लांट पे एप्लीकेबल हो गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉट एप्लीकेबिलिटी की, तो हमने बोला AS10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द बायोलॉजिकल असेट अदर देन द बेरर प्लांट। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बोला, बेरर प्लांट पे एप्लीकेबल है। बायोलॉजिकल असेट मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है, बेरर प्लांट क्या होता है। बेरर प्लांट में ध्यान रखना कि नॉर्मली हम आम का पेड़ नहीं बेचते हैं, पर एक केस में बेच सकते हैं, जब वो आम का पेड़ या तो सड़ जाए या उसकी लाइफ खत्म हो जाए तो एज अ स्क्रैप बेचते हैं, बाकी नॉर्मली हम बेचते नहीं है। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखना, वो बाद में बात करते हैं, अभी इसको खत्म करते हैं। क्या मालूम आगे कुछ मिल जाए या नहीं भी मिले, पर ये कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर तो AS10 तो एप्लीकेबल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। AS10 नॉट एप्लीकेबल ऑन द प्रोड्यूस ऑन द बेरर प्लांट, तो हमने पहले ही बात कर ली, जो मैंगो होते हैं मैंगो ट्रीज के बराबर ना, उसके ऊपर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर AS2 एप्लीकेबल होता है। आगे AS10 इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन द वेस्टिंग असेट, वेस्टिंग W क्या होता है, वेस्टिंग असेट क्या होता है, वेस्टिंग असेट नहीं पता। वेस्टिंग असेट वो होती है जिसमें रीजनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, और जो जमीन से एग्जॉस्ट अपन निकालते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी बात करते हैं।
जैसे मान लो कोयले कोयले की खदान है मेरे पास में, तो क्या कोयला में जमीन में से कितना भी ले सकता है? डायमंड की खदान है क्या कितना भी ले सकता है? लिमिटेड ले सकता है, लिमिटेड, जिसको अपने को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बराबर है। तो ये जो ऑयल, गैस, टिम्बर्स, ये सब जो चीजें होती है इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोयले की खदान ली है, खरीदी है, अब वो कोयले की खदान टेंजिबल भी है, प्रोडक्शन में भी काम आ रही है, लाइफ भी मोर देन 12 मंथ है, बट उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा नहीं। ध्यान रखना। चलो, ये था कि टेंजिबल फिक्स एसेट या AS10 में जो अपन बोलते हैं PPE, उसका मतलब क्या होता है। चलो फटाफट मुझे PPE अपने क्लास में से PPE काउंट कराओ। फैन, AC, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, टैब, कंप्यूटर, CCTV, लाइट्स, पोडियम, चेयर, क्या है? बोर्ड, प्रोजेक्टर ना, ये तो किया ना, वो भी प्रोजेक्टर, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बराबर ना। फिर तो आप ये भी बोलो, सॉकेट भी बोल दो, बराबर ना, ये फैन भी बोल दो, ट्यूबलाइट भी बोल दो, स्टिकर भी बोल दो, वो भी तो एंडिंग तुमको मोटिव करने का काम आ रहे हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड मटेरियलिटी। तो देयर आर सम छोटी छोटी असेट जिनको अपन असेट नहीं बोलते हैं बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी। तो हर चीज को असेट बोलेंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो जैसे बोर्ड है, समझ में आया, फैन वगैरह है, सस्ते सस्ते फैन होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, इनको अपन फिक्स असेट में नहीं लेते। क्यों? कि छोटा अमाउंट है, समझ में आया। तो इसको एक्सपेंस दिखा खत्म कर लो। अब फैन कितने का? 500-700 रुपए का फैन है, एक्सपेंस दिखा खत्म कर लो ना। कौन इसका फिक्स है तुम दिखाओगे? हाँ, बड़े फैन है या छोटा बिजनेस है तो अलग बात है, अदरवाइज तो आप फैन ट्यूबलाइट ये सब जान दो। ऐसे तो बल्ब भी होता है छोटा सा, बराबर ना, ये वायर भी होंगे, पता नहीं वो सॉकेट भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो चालाकी डेफिनेशन में आती है, बट मटेरियल के हिसाब से हम इसको नहीं दिखाते हैं, बट ले भी सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? चलो, तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि क्या क्या चीज पीपी में आती है, क्या क्या नहीं आती है। अब मान लो ये कंफर्म है कि वो पीपी है, बराबर है। तो अब कितने भी उसको रिकॉर्ड करना है और कब रिकॉर्ड करना है, दो क्वेश्चन आते हैं, कब रिकॉर्ड करना है और कितने भी रिकॉर्ड करना है। तो पहले हम कब का आंसर पढ़ लेते हैं। व्हेन टू रिकॉग्नाइज पीपीई, कब अपने को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट इफ एंड ओनली इफ it is probable that is more than 50% chances that the future economic benefit associated with the asset will flow to the entity। कि जिसको आप रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हो उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसे के टर्म से बेनिफिट तुमको होने वाला है, बराबर ना, और वो तुम्हारी एंटिटी को मिलेगा एंड मोर देन 50% चांस है तुमको मिल जाएगा उसका बेनिफिट। क्या बोला, समझ में आया? दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर रिलायबली। जो भी आप खर्चा करने वाले हो उसके ऊपर हम उसको आराम से मेजर कर सकते हैं। अब मेरा एक डाउट है, ध्यान से सुनना, पहले तुम बताना पीपी है कि नहीं, फिर आगे बात करते हैं, बराबर ना। ये सामने मान लेते हैं बस स्टॉप है अपने इधर, पता है ना सबको। उधर मान लो जगह है, थोड़ी सी खाली ओपन जगह है, मैंने वो जगह मान लेते हैं रेंट पे ली है। किस पे लिए है? लीज पे लिए, 20 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने क्या बोला, उधर एक क्लासरूम में ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, वो लीज पे ले ली 20 साल के लिए, और मैंने क्लासरूम ओपन कर लिया, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर ओपन कर लिया, वहां पे बना दिया है। और उसको कंस्ट्रक्ट करने में मुझे, मेरे पास 10 लाख का खर्चा हुआ है, 10 लाख का। अब आपको मुझे ये बताना है क्या वो मेरी पीपी है कि नहीं है। लैंड मेरा नहीं है, बट जो खर्चा किया वो मेरा है। तो क्या वो जो मैंने बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया है, क्या वो मेरा पीपी है कि नहीं है। लैंड मेरा नहीं है भैया, लैंड मेरा नहीं है। आई एम नॉट द लीगल ओनर ऑफ द लैंड। तो ये क्लास में मेरी होगी, असेट नहीं, मैं असेट की ये तो निकाल सकते हो ना। मैं तो इस बिल्डिंग की, ये इस इंफ्रा की बात कर रहा हूँ। इस केस में जो आप फर्स्ट एंड कर दिए प्रॉपर्टी ये बनाया वो आपका क्या लगता है? फिर तो ये भी मेरा होना चाहिए।
जी क्या लगता है कि नहीं है? मतलब कोई पार्किंग एरिया था, उसके ऊपर मैंने कुछ बना लिया है, टेम्परेरी जो भी स्ट्रक्चर होता है वो बना लिया है, ठीक है, और मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरा पीपी है कि नहीं है? और वो खरीद लिया मैंने रेडीमेड स्ट्रक्चर, तो किसी और ने बनाया हुआ है, मैंने खरीद लिया तो ना, लीज पे लिया मैंने। आप जमीन नहीं लूंगा लीज पे तो। चलो ठीक है, होगा क्या होगा, ये तुम्हारा पीपी काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो आपने बनाया ना, टेंजिबल। क्या स्ट्रक्चर टेंजिबल है? हाँ। क्या उसके लिए मोर देन 12 मंथ है? हाँ। समझ में आया? क्या उससे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा? हाँ। क्या उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हो? हाँ। तो यस, ये पीपी है और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इस बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन। सुनना मेरी बात, तो आगे ना अपना वो बाद में बात करते हैं, वो आएगा आएगा आएगा। शांति शांति की बात। चलो अब सुनना। डीमार्ट, अरे बात नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना। डीमार्ट, a supermarket chain, is renovating one of its major store. The store will have more available space in store promotion outlet after the renovation and will include a restaurant. Management is preparing the budget for the year after the store reopens, which include the cost of remodeling and expectation of 15% increase in sales resulting from the store renovation, which will attract a new customer. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुमने डीमार्ट देखा होगा। अभी आजकल डीमार्ट में क्या होता है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं डीमार्ट, तो क्या होता है, वाइफ बंद जाती है, शॉपिंग करती है, हस्बैंड बेचारा पीछे पीछे आता है, वो परेशान होता है। क्या होता है वो शॉपिंग करती है, बोले जल्दी चलना जल्दी चलना जल्दी चलना, क्या बोला, समझ में आया? और बेचारे वो शॉपिंग कर भी नहीं पाते, उससे पहले हस्बैंड लेके उसको चला जाता है, चलना चलना लेट हो रहा है लेट हो रहा है। ऐसे डीमार्ट वाले ने ये चीज नोटिस की, ऐसा लगा हस्बैंड बहुत नालायक है, वाइफ अच्छी है शॉपिंग कर रही है, बट ये हस्बैंड जो है ना ये तकलीफ दे काम है। तो डीमार्ट वाले ने दिमाग चलाया, और दिमाग कैसे चलाया वो सुनना। डीमार्ट का जो पार्किंग एरिया होता है तुमने देखा होगा, जस्ट डीमार्ट जहां पे आप अंदर घुसते हो उसके नीचे पार्किंग छोटा सा एरिया होता है। डीमार्ट वाले ने काम किया, उस पार्किंग एरिया को बोला पार्किंग बाहर कराएंगे, वहां पे छोटा सा रेस्टोरेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन, छोटा सा। तो उसने क्या किया, एक ऐसी दीवार बनाई, एक ऐसी दीवार बनाई, एक ऊपर बनाई, और जमीन को वो जगह को ढक दिया, और उसमें लगाया सामने एक बढ़िया टीवी या प्रोजेक्टर, और 4-5 टेबल लगा दिए, और एक जूस वाला, आइसक्रीम वाला, कॉफी वाला, चाय वाला सिस्टम रख दिया। अब क्या होगा कि मान लो कोई शॉपिंग करने आया, तो हस्बैंड वाइफ दोनों आइए। अब क्या होगा, वाइफ जा रही है अंदर, हस्बैंड बोलेगा जाएगा अपन बाहर रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैच चल रहा है। क्या चल रहा है? तो वो जाएगा बाहर, बैठ देगा मैच, वाइफ अंदर से शॉपिंग करेगी बढ़िया, ठीक है। जब वो शॉपिंग खत्म होगी तो वो फोन करेगी, हस्बैंड बोलेगा हाँ ठीक है अभी मैच थोड़ा बचा है, 5 मिनट को और शॉपिंग कर ले, फिर वो और शॉपिंग कर लेगी, फिर मैच खत्म हो गया, फिर दोनों साथ साथ में निकल जाएंगे। अब इससे डीमार्ट वाले को फायदा होगा, 2 तरह का फायदा। पहला कि वो जब रेस्टोरेंट में कुछ बैठा है तो खाली तो बैठेगा नहीं, कोई चाय कॉफी जूस कुछ तो लेगा, तो एक तो वो लेगा। दूसरा कि वो वाइफ जो है वो जो शॉपिंग जल्दी करने आने वाली थी, अब वो ज्यादा टाइम रुकेगी, और जब लड़की ज्यादा टाइम रुकती है तुमको पता है क्या होता है, बराबर ना। हाँ, तो अब समझ जाओ कि डीमार्ट के मजे होते हैं, और इसकी वजह से डीमार्ट का 15% से सेल्स बढ़ेगा। तो ये जो खर्चा किया रेस्टोरेंट बनाने के ऊपर, क्या वो पीपीई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो क्या हम उसको कैपिटलाइज करेंगे? हाँ, पीपी जो होता है बैलेंस शीट में असेट साइड में आता है, कैपिटलाइज करते हैं, बराबर ना। चल आंसर पढ़ लो। बराबर है, तो क्योंकि उससे सेल एक तो बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट आप मेजर कर सकते हो, और टेंजिबल भी है, और एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी मोर देन 12 मंथ भी है, और बिजनेस में यूज भी हो रहा है।
बराबर ना। तो कहीं ना कहीं पे वो ESPP का पार्ट होगा और अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे। बोलो समझ में आया? ऐसा डिमांड में होता ही है, अपन शॉपिंग करने तो 100 रुपए की और 1000 रुपए का पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरी बीवी जब इधर थी मैं मना करता, डिमांड नहीं चाहिए, इधर से तू ले ले। बराबर ना, एक बार चले गए तो पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है हाउ टू रिकॉर्ड पीपी। इसमें तुमको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। पीपी तो है, अरे ये AC कम कर लेना भाई, 26 पे जलाया गया। इसके पास है रिमोट, हाँ इसको 20 पे कर दो बस, ठीक है। अब सुनना, अब मुझे बता पीपी जो है आपको रिकॉर्ड करना है तो कितने पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे अभी आपने बोल के आम का पेड़ की बात की, जैसे कितने पे रिकॉर्ड होगा, या जो भी दूसरी असेट्स है वो कितने पे रिकॉर्ड होगी उसकी बात है। तो एक पीपी को कितने पे रिकॉर्ड करना है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें ये समझना पड़ेगा पीपी कितने वे से मेरे पास आ सकता है। पहला, या तो मैं पीपी खरीद सकता हूं, एक्वायर कर सकता हूं, या मैं पीपी खुद बना सकता हूं, या मैं एक्सचेंज में ले सकता हूं। पीपी आने मेरे पास असेट आने तरीके कौन से होते हैं? खरीद लो, पैसे दो और खरीद लो। दूसरा, खुद बना लो, मेहनत करो खुद बनाओ। तीसरा, एक्सचेंज में ले लो। बराबर ना। अभी तीनों केस को हम अलग टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। करें शुरू। पहले हम पढ़ रहे हैं जो हम खरीदने की बात कर रहे हैं, एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, परचेज की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, वंस एन आइटम ऑफ पीपी क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्निशन एसेट इट विल बी इनिशियली मेजर एट कॉस्ट। जब भी आपको पता चल जाएगा ये पीपी बनने वाला है या बन गया है तो आपको उसको इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? कॉस्ट पे। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में, कॉस्ट मतलब क्या? तो कॉस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date plus any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition minus any discount or rebate। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं नीचे। तो देखो, सबसे पहले हमको लेना है परचेज प्राइस। क्या लेना बेटा? अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला है तो या रिबेट मिला है तो उसमें से माइनस कर लेना। जैसे मैं AC लेने गया तो AC का प्राइस बोला गया 50,000 रुपए। मैं विजय सेल वाले को बोला साले ध्यान रख, मैं तेरे पास से 5 AC ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ, तो मेरे पास भी 50,000 लेगा। बोला अरे सर सॉरी गलती होगी, आप 5,000 कम देना। तो मुझे बताओ क्या मेरा AC 50 का हुआ कि 45 का हुआ है? तो वो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना। फिर आता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या आता है बेटा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसमें आप एक साथ में एक काम कर लो, प्लस कर लो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अगर मान लो आपने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कुछ पेड किए हैं तो वो आप उसमें ऐड कर लेना। जैसे मैं लेने गया और मुझे उसमें GST पे करना पड़ा एंड आई डोंट हैव एनी GST नंबर, तो ऑब्वियसली वो नॉन रिफंडेबल होगा, मुझे उसका कोई बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है, तो वो भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। पर अगर सपोज लो मेरे पास GST नंबर है और मैं बिजनेस पर्पज से ले रहा हूँ तो कहना है उसका जो मैंने टैक्स पे किया वो मेरा फ्यूचर में सेटअप हो जाएगा। तो ऐसे वाले केस में ऑब्वियसली मैं उसको अपना कॉस्ट का पार्ट मानेगा नहीं, ठीक है। ये GST सेटअप होना वगैरह आप GST में पढ़ लेना, मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। जिन लोगों ने GST पढ़ा होगा उनको पता ही होगा। इसके अलावा मैंने बोला इस पूरे इन तीन चीज को हम प्यार से बोलते हैं परचेज प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज प्राइस? पहला बेसिक प्राइस, लिस्ट प्राइस, MRP बोल दो, उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट वगैरह माइनस करना है और इंपोर्ट ड्यूटी और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो आपको ऐड करना है। क्या बोला, समझ में आया? चलो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर लेगा, ये यहां से काट दो एक बार के लिए, ये हटा दो यहां से, ठीक है। बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, इससे अच्छा हटा दो। डन, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मेरा परचेज प्राइस का डेफिनेशन। अब नंबर 2, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये वाले भी पीपीई कॉस्ट में ऐड करना है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट टू वर्किंग कंडीशन फॉर इंटेंडेड यूज। मतलब उस असेट को लाने में जो खर्चा किया है या उसको यूज करने से पहले जो तुम खर्चा कर रहे हो वो भी उसी कॉस्ट में क्या होता है बेटा? ऐड। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं आप देखो, जैसे साइट प्रिपरेशन। अब इस साइट प्रिपरेशन क्या होता है? मान लो मैंने एक मशीन मंगाई है, वो मशीन बड़ी हैवी है और बड़ी है। अब क्या होगा, मशीन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ नीचे तो वाइब्रेट होगी, जिससे नीचे वाले को भूकंप आएगा ऐसा लगेगा, और वो फिर मेरे आगे सर उठाएगा।
तो हमने एक दिमाग से चलाया, हमने बोला एक काम करें, छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर मशीन को रखेंगे ताकि डायरेक्ट वाइब्रेट ना हो। या मान लो मशीन लेकर आ रहा हूँ, मशीन बड़ी है और ये दरवाजा छोटा है, तो अभी क्या करेंगे, मतलब मशीन थोड़ी छोड़ेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, बड़ा करेंगे, फिर मशीन लेके आएंगे। दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड साइड प्रिपरेशन। ठीक है। नंबर 2, डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस। अब वो मशीन आगे पड़ी है दिल्ली में, हमको चाहिए बॉम्बे में, तो वहां से हम कुछ ट्रक वगैरह करेंगे और लेके आएगा, तो वो जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी उस मशीन कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली चार्जेस। अब ये क्या होता है, इंस्टॉलेशन असेंबली, कई बार क्या होता है मशीन ले तो आ गए तुम, जैसे एसी लेके तो आ गया, बट इसको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना, बराबर ना। अब देखो ये जैसे एसी आया तो उसने बोला कि सर इधर लगा दो, मैंने बोला इधर लगाऊंगा तो हवा तो टकराएगा, आएगा ही नहीं, मैं उधर लगा, तो बोला सर फिर देखो ना ये वायर, ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको। मैं बोला क्या बात कर रहा हूँ, कितना खर्चा है, 10,000 रुपए, कितना। मैं बोला पागल है, बोला सर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर आपको कूलिंग बराबर चाहिए, आपको ऐसे मुंह पे कूलिंग चाहिए तो उधर ही ठीक रहेगा, इधर ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि इधर जगह नहीं है आपके पास में। अब मैंने बोला और कोई ऑप्शन है, बोला नहीं, लगा दे भैया। अब ये एसी 50,000 का, 10,000 इस वायरिंग का दिया, क्या ये भी इसमें ऐड होगा, हाँ। इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेस्टिंग एंड ट्रायल रन, ये भी खर्चा ऐड होता है। मान लो मैंने कपड़े बनाने की मशीन ली है, बढ़िया कपड़े बनाएंगे अपन, ब्रांडेड वाले, मस्त वाले, ठीक है। अपन ऐसा मोबाइल पे डिजाइन बनाएंगे या गूगल से सर्च मारेंगे, फिर वो उसमें टैप को कनेक्ट करेंगे, फिर वो क्लिक करेंगे, मशीन उधर से कपड़े बना के बाहर निकालेंगे जैसे चाहिए वैसे। मतलब आप व्हाइट कपड़ा डालो अंदर और उधर से जैसा तुमको चाहिए, ब्रांडेड कलर जैसा भी चाहिए वैसा बना के दे देगा, बराबर है। अब मैं मशीन लेके आ गया, अब काम शुरू करेंगे, तो मुझे डर रहता है कि साला मैं रेमंड का कपड़ा अंदर डालेगा, और क्योंकि मशीन फर्स्ट टाइम चल रही है तो पक्का लोचा तो होगा ही होगा सेटिंग करने में, ऊपर नीचे करने में, और मैंने रेमंड का कपड़ा अंदर डाला, वो महंगा आता है। इससे अच्छे काम करते हैं, स्टार्टिंग में क्या करते हैं अपन, फर्जी जो फालतू कपड़ा होता है वो डालते हैं हल्का वाला, और फिर उससे निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या अच्छा रहता है तो अपन अच्छा कपड़ा डालेंगे, हाँ कि ना। तो मैं कुछ 50,000 रुपए का फालतू वाला जो कपड़ा होता है वो लेके आ गया, तो ये 50,000 मैंने खर्च किए, ये भी तो उसको रेडी फॉर यूज करने में था, तो ये वाला भी कॉस्ट भी उसमें ऐड होगा, क्या होगा उसमें। पर सुनना, अब मैंने उससे टी शर्ट बना लिए, तो टी शर्ट कैसे आए, एक कॉलर है, एक का नहीं है, थोड़ा एक बड़ा है, एक छोटा है, किसी का कुछ प्रिंटिंग हुआ है, किसी कुछ नहीं हुआ, कुछ वर्ड प्रिंटिंग हुए, कुछ नहीं हुए, ऐसे ऐसा सीन था। अब मैंने बोला क्या करेंगे टी शर्ट का, एक काम करते, बाद सेल लगाता है 20 रुपए में टी शर्ट, बराबर ना। तो लोग आएंगे 20 रुपए लगे चले गए, तो मान लेते वो टी शर्ट बेचने से 10,000 रुपए मिल गए, कितने मिल गए अपने को, तो 10,000 जो अपने को मिला है इसको इनकम ट्रीट नहीं करने का, वो जो 50,000 मिला था आपने खर्च किया था उसमें से 10 माइनस 40 ऐड करेंगे, इसे बोलते हैं नेट टेस्टिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नेट टेस्टिंग कॉस्ट। अरे हाँ कि ना। इसके अलावा आता है प्रोफेशनल फीस। अभी प्रोफेशनल फीस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो मैंने एक आर्किटेक्ट को बुलाया, तो वो जो आर्किटेक्ट ने मैप वेब बनाने का जो खर्चा किया है, मतलब जो मुझे दिया बना के मैप वेब, उसने जो पैसा लिया है, क्या वो मेरी कॉस्ट में ऐड होगा। मैं एक मशीन लेके आ गया कपड़े बनाने की, अब वो मशीन जो थी वो बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे वायर थे, क्या बोला समझ में आया, और वोल्टेज भी हाई चाहिए होता है उसके लिए। अब मैं यहाँ पे लेकर गया, मुझे पता कि इतने सारे वायर है, मैं तो डालूंगा हाथ नहीं, मैंने अभिषेक टू डाल दिया, अभिषेक बोला सर पागल हो क्या, आप प्यारे हो अपने घर वालों को, मैं भी घर वालों को प्यारा हूँ, मैं तो सीए भी नहीं बना तो मैं तो नहीं करूंगा। योगी सर को बोले आप आ जाओ, योगी सर बोले हट दे मैं आने वाला नहीं हूँ, तो हम किसको बुलाएंगे, एक इलेक्ट्रिशियन को, वो आएगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले जो वायरिंग होगा वो सब चेक करेगा, हाई वोल्टेज का वो सब डालेगा और फिर उसको मशीन को चलाएगा, फिर हमको देगा सर अब परफेक्ट है। क्या बोला समझ में आया। अब मुझे बताइए क्या ये खर्चा भी उसमें ऐड होगा, हाँ प्रोफेशनल फीस जो पे की है अपन ने, तो ये खर्चे भी आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे। मान लो मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए कंसल्टेंट को मैंने बुक किया कि भाई बता कि ये प्रॉपर्टी सच में सही है, लीगल है कि नहीं, पता चला हमने पैसे डाल दिए ले ली और पता चला इलीगल है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है। तो हमने एक प्रॉपर वकील हायर किया, तू सब पता कर इसका प्रॉपर्टी जो भी रूल्स है रेगुलेशन सब पता कर और मुझे बता कि क्या ये लीगल है कि नहीं है। बोला सर ओके सर, बोला सर लीगल है, ये लो 1 लाख का बिल मेरा, 1 महीने से लगाऊं मैं इसके पीछे। मैं बोला ठीक है, अब ये बताओ क्या ये भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर प्रॉपर्टी ली है तो, प्रॉपर्टी नहीं ली तो फिर तो मतलब भी नहीं ना, फिर तो वो एक्सपेंस हो गया। और प्रॉपर्टी ली तो फिर वो एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, फिर उसी कॉस्ट में क्या कर लेंगे, ऐड। यहां तक बताओ क्या यहां तक तुमको सब समझ में आया। अब थर्ड वाला पॉइंट, एस्टिमेट डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन कॉस्ट। अब ये क्या होता है,
एस्टिमेट डिसमेंटलिंग या रिस्टोरेशन कॉस्ट। मान लेते हैं ये क्लासरूम मैंने ले लिया, बराबर है। अब अपने बच्चे बढ़ गए, मैंने बोला यार ये हटाओ, ये पूरा दीवार एक तोड़ के एकदम एक नया बड़ा क्लासरूम बना दो, हॉल बना दो, मस्त बच्चे बैठेंगे 200-300, मजा आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? ओनर को फोन किया, मैंने बोला ये दीवार तोड़ रहा हूँ इधर की। बोला सर तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना जिस दिन खाली करोगे मुझे दीवार वापस चाहिए ऐसी की ऐसी। क्या बोला, समझ में आया? हमने बोला ठीक है सर दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये समझना, अगर मैं इसमें और कंस्ट्रक्शन काम कर रहा हूँ और ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो मैंने प्रॉमिस किया कि जब तोड़ूंगा जाऊंगा तब ये दीवार तोड़ूंगा, मतलब वापस बनाऊंगा तोड़ने के बाद, तो ये मेरी होगी रिस्टोरेशन कॉस्ट। क्या होगी ये? तो जब मैं ये बिल्डिंग का खर्चा बुक कर रहा हूँ तो ये वाला खर्चा भी तो होना ही है, तो इसको भी मैं बुक करूंगा अभी। अब ये वैल्यू बुक होगा प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे बुक होगा? भाई एस्टिमेट लगाऊंगा कि ये 10 साल बाद मैं करने वाला हूँ, तो 10 साल बाद अगर ये इतना खर्चा आएगा, तो खर्चा तो आज बुक कर रहे ना, तो उसका आज का वैल्यू निकालेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो पता है, बड़े बड़े एयरप्लेन लेते हो, शिप लेते हो। तो मान लो मैंने एक शिप लिया है, जहाज मस्त, ये ट्रांसपोर्टेशन काम करेंगे, इधर से सामान वामान भिजवाएंगे, तुमको इधर बिठाएंगे, मजा कराएंगे। क्या बोला, समझ में आया? तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि जब भी आप कोई शिप लेते हो, खरीद रहे हो, खरीद सकते हो, दिक्कत नहीं है, जितना पैसा तुम्हारे पास है खरीद दो, पर जब वो तुम्हारा काम हो जाएगा तो आप शिप को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ना किसी को बेच सकते हो। तुमको शिप के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपने लाइसेंस ले लिया, तुम चलाओगे शिप को, तुमने बराबर यूज भी कर लिया, और फिर जैसे तुम्हारा लाइसेंस खत्म होगा तुम बोलोगे शिप को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, रद्दी में दे देता हूँ, नहीं चलेगा। पता है क्यों? कि तुमने रद्दी में छोड़ दिया, फिर उसको आतंकवादी आया, उसने उसको बराबर किया और बना के फिर इधर उधर किया, तो गवर्नमेंट का रूल है, फिर आपको शिप को पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा पूरे शिप को, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर आप रद्दी में दे सकते हो। ऐसा ऐसा शिप दे सकते नहीं। मैंने एक प्राइवेट प्लेन खरीद लिया, फिर मैं सोच रहा हूँ इस प्राइवेट प्लेन को मैं करता हूँ लास्ट में ऐसे फेंक दूंगा, रद्दी में दे दूंगा, नहीं दे सकते। समझ में आया? आपको उसको करना पड़ेगा बेटा डिसमेंटल, उस प्लेन का टुकड़े टुकड़े करके आपको रद्दी में देने पड़ेंगे, या जो भी करना है। आप ऐसा प्लेन नहीं दे सकते, आपको उसको एकदम सिर्फ ऐसे लगड़े होने चाहिए, बोलना पतरा होना चाहिए बस, तब आप उसको खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब मुझे पता है कि मैंने प्लेन खरीदा है 10 करोड़ में, और मुझे उसको लास्ट में 10 साल बाद डिसमेंटल करना है, जिसका वैल्यू 50 लाख रुपए है, तो मुझे अभी से पता है ना खर्चा आने वाला है, और ये खर्चा क्यों हुआ उसको खरीदते टाइम भी पता है खर्चा हुआ है, तो ये वाली कॉस्ट भी उसमें क्या हो जाएगी बेटा, ऐड। क्या बोल रहा है, समझ में आया? तो ये वाला खर्चा भी हमको करना है, पर ये तब करना है जब यू हैव ऑब्लिगेशन, मतलब काम करना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन है तो करने का हम कैसे, मैं समझाता हूं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने इधर ये खड़े रहने का ये बना दिया, ठीक है, हमने बनाया, उन्होंने क्या बोला था जब जाओ तो ये आप फेंक देना, पर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। मैं जब जाऊंगा तो मेरी मर्जी है, निकालना नहीं निकालना। अपने को लग रहा है निकालने का 10,000 ले रहा है तो निकालने का। क्या बोला, समझ में आया? तो ये खर्चा तब बुक करना है जब आपके पास में क्या होगी, उसकी ऑब्लिगेशन, मतलब काम करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई रूल नहीं है तो फिर आपको उसको डिसमेंटल करना। जैसे अभी मान लो ये टैब मैंने लिया, ये पीसी लिया, तो इसका डिसमेंटल करने का कोई रूल नहीं है, तो इसकी मैं कॉस्ट ऐड करूंगा नहीं। क्या बोल रहा, समझ में आया तुमको? वो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है पता है, साइड रजिस्ट्रेशन का खासकर ये रूल होता है। जैसे आप मान लो जमीन में से कुछ कोयला वोला निकाल रहे हो, तो खड्डा हो जाता है, उसके बाद तो गवर्नमेंट बोलते हैं जब खाली करोगे तो उस टाइम में खड्डा वापस भरना भी पड़ेगा, वरना बेचारा कोई गाड़ी लेके आ रहा है, पता ही नहीं उसको, सीधा अंदर धड़, लोग भी चल रहे हैं अंदर चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है। चलो ये हो गया कौन सी खर्चे आते हैं, ऐड होते हैं। अब बात में कौन से खर्चे ऐड नहीं होते, किसकी बात करनी है हमको? कौन से खर्चे ऐड होते नहीं है? कॉस्ट एक्सक्लूडेड, नॉट टू बी कैपिटलाइज, इनको कभी लाइफ में कैपिटलाइज मत करना, चाहे क्वेश्चन तुमको कितना भी घुमाए। पहला रीलोकेटिंग कॉस्ट या रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। अभी रीलोकेटिंग कॉस्ट कौन सी होती है कि हमने अपना क्लासरूम कहीं और पे शिफ्ट कर लिया, जो क्लासरूम कहीं और पे शिफ्ट किया तो ये एसी भी तो इंस्टॉल होगा वहां पे, फर्नीचर भी तो आएगा, ये खर्चा भी तो होगा, तो क्या इस खर्चे को हम कैपिटलाइज करेंगे? नहीं, इसको नहीं करना। दैट इज कॉल्ड रीलोकेटिंग कॉस्ट। एक होता है रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, जैसे मान लो ये बेंचेस मैंने उस क्लास में शिफ्ट कर लिया, उधर के बेंचेस यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या इसको भी कैपिटलाइज करना है? नहीं, ये वाले नहीं होंगे। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। अब ये क्या होता है,
कि मैंने कोई नया फैसिलिटी ओपन कर लिया और उसके लिए मैंने इनोग्रेशन किया। जैसे अभी मान लेते हैं हमने ACCA शुरू किया है, सपोज करो। अब ACCA शुरू किया तो हमने क्या एक इनोग्रेशन पार्टी रखी है जिसमें अपने बलून्स रखे हैं और दूसरी चीजें रखी है, समोसा चाय रखा है। तो अब मान लेते हैं कि वो जो खर्चा मैंने किया है क्या वो कैपिटलाइज होगा? ध्रुव, क्यों नहीं होगा वो कैपिटलाइज? क्योंकि उससे बेनिफिट की श्योरिटी है ही नहीं बेटा। मैं सलमान खान को बुला दूं, डांस करवा लूं शर्ट उतार के, बराबर ना, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि बच्चे आएंगे उसकी वजह से। समझ में आया? कोई गारंटी नहीं। हमने भी बहुत सारी जगह पे गए होंगे हम, जहाँ पे हमने मजे किए होंगे, इनोग्रेशन के टाइम में फ्री में खाया भी होगा, पिया भी होगा, नाचे भी होंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम वहां जाके वो चीज खरीदेंगे करेंगे, वो तो जरूरी। अब क्या हुआ, कुछ साल पहले अपनी स्टाफ ऑफिस वहां पे था, तो वहां पे एक चाय सुट्टा बाग की दुकान ओपन हुई थी। तो उसने कहा था वो स्टार्टिंग में उसने फ्री, फर्स्ट डे पे फ्री में कॉफी, हॉट कॉफी, ये कोल्ड कॉफी रखी थी। हाँ, उनका है तो स्टार्ट फर्स्ट डे पे होता है। तो मैं दर्शन से गए थे, 2 हमने कोल्ड कॉफी पी, बराबर ना, और मजे किए। अब दूसरे दिन से अब नहीं गए, महंगी थी तब नहीं गए। तो क्या हमने वो फ्री में पी, इसका मतलब ये कि हम वापस जाके नहीं ना। तो ये बोलता है कि ये इसका बेनिफिट है ही नहीं, गारंटी है ही नहीं कि बेनिफिट होगा, तो इसको हम कभी कैपिटलाइज करते, ये सच में खर्चा ही माना जाएगा, वो सच्ची का खर्चा है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? जैसे ये इंस्टॉलेशन खर्चा, ये सच में खर्चा नहीं है। अब समझिए, ये उसी कॉस्ट में ऐड हो रहा है, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे अभी के लिए नहीं मिल रहा, फ्यूचर में भी मिल रहा है। ये कितने 3 साल हो गए इसको देखो लगे हुए, तो जितने टाइम ये AC है उतने टाइम है ना इसका मुझे बेनिफिट। बट ये इनोग्रेशन का बेनिफिट तो आपको आज ही है, उसके बाद तो है ही नहीं। तो क्या इसको कैपिटलाइज करना चाहिए? नहीं। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट, लॉन्चिंग एक्सपेंसेस। जैसे अभी मान लो मैं वीडियो लेक्चर सेल करने वाला हूँ, ठीक है, तो अब वीडियो लेक्चर सेल करने के लिए मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट कर ली, लॉन्चिंग एक्सपेंस कर लिया, कुछ एडवर्टाइजमेंट कर ली, तो क्या वो खर्चे ऐड होंगे उसमें? नहीं होंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट, आपने अपने एम्प्लॉय को बढ़िया ट्रेनिंग दे दी, सिग्मा ये सिग्मा वो सिग्मा, एकदम बढ़िया एकदम एक्सपर्ट बना दिया, तो क्या वो कैपिटलाइज होगा? नहीं। क्यों? अच्छा चलो छोड़ जाएगा, तूने बोला सही बात है, बट अब मैं अग्रीमेंट कर लूं उसके साथ में कि तू 3 साल तक नहीं छोड़ सकता, तो भी कैपिटलाइज नहीं होगा, खर्चा ही माना जाएगा। पता है क्यों? अग्रीमेंट तोड़ देगा। अगर अग्रीमेंट किया है, जान थोड़ी ली है, सामने लगा उसको डबल पैसा देगा, तो बोलेगा ठीक है पेनल्टी का मैं भर दूंगा, तो तोड़ देगा ना अग्रीमेंट। तो क्या बोला, समझ में आया? तो यहाँ पे गारंटी तो है ही नहीं खर्चे की, वो अपने कंट्रोल में हो, वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो खर्चा है कभी भी कैपिटलाइज होता, जो सच में खर्चा ही माना जाएगा, P&L में ही आएगा। एडमिन एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट, जो भी आपने एडमिन खर्चा होता है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब भी इसमें कभी ऐड होते नहीं है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, मतलब मैंने एक ब्रांच ओपन की है, ठीक है, उसमें 1 करोड़ का खर्चा किया मैंने, अब मुझे पता है कि स्टार्टिंग में 3 साल लॉस होने वाला है, तो क्या वो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जो 3 साल के है, क्या मैं उसको कैपिटलाइज कर सकता हूं? नहीं, वो नहीं। इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर असेट इज रेडी, आपने कोई मान लो मैंने ये AC परचेज किया है, बट मैंने EMI पे परचेज किया है, तो क्या जो इंटरेस्ट लग रहा है क्या वो इसमें कैपिटलाइज हो सकता है? नहीं, वो P&L में जाएगा, खर्चा ही है। हाँ, अनलेस कि AS 16 में वो क्वालिफाइंग एसेट निकला तो अलग बात है, अदरवाइज जो भी इंटरेस्ट पे करते हो वो प्रॉफिट लॉस में खर्चा ही माना जाएगा। अरे हाँ कि ना? बस ये था कौन से खर्चे ऐड नहीं होते हैं और कौन से होते हैं। अब सुनो मेरी बात, बढ़िया क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना। कि कभी आपने कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट कर लिया, जैसे मान लो मैंने इधर स्टेशन पे बड़े बड़े बोर्ड, मतलब आप समझिए बस से भी 3 गुना बड़ा बोर्ड लगा दिया कि CA में पास होना तो CA हब में आना है, ऐसा मैंने बोर्ड लगा दिया। ओके, तो क्या ये इतना मान लो 10 लाख का खर्चा आया, तो क्या ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? पता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोर्ड लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसका बेनिफिट होगा वो आएगा। ऐसा थोड़ी बोर्ड लगा के बैठा योगी सर नीचे खड़े और उसने बोला CA में पास होना तो CA वाला योगी सर बोला ओए तुम देख लिया, चल अंदर, चल एडमिशन ले, चल एडमिशन, क्यों देखा, चल एडमिशन ले, ऐसा होना नहीं है।
क्या बोला, समझ में आया? तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। चलो बात नहीं। ऐसा बोला पता नहीं क्या होता है, बोले कि जैसे ऊपर के डायरेक्टली एट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कितना भी कर ले वो इंसान एक ही बार करता है सेटअप करने का खर्चा ये सब, लेकिन जो ये सब बोला जिसको आपको इंक्लूड नहीं करना है ये एडवर्टाइजमेंट का ये सब, ये कोई भी कंपनी बार बार कर सकती है। तो किसी भी कंपनी को मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये एसी लिया, बराबर है, और इसी एसी की मैंने एडवर्टाइजमेंट कर ली, तो वो भी तो मैं कर सकता हूँ। हाँ बार बार कर सकती है एक से ज्यादा बार, तो किसी असेट का कॉस्ट बढ़ाना हो तो बार बार करके आप असेट का कॉस्ट बढ़ा हाँ सकते नहीं, ये खर्चे भी आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे फॉर साइट प्रिपरेशन हो गया, तो मैंने मशीन यहाँ पे ली है, अब ये मशीन को मैं वापस सामने वाले क्लास में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे तो साइट प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अब वो कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो रीलोकेटिंग कॉस्ट है। हो। इसको क्या करते हैं वही बार बार करके आराम से asset को दिखा सकता है। एम्प्लॉयज को 5 बार ट्रेनिंग दे दिया। देखो इसका लॉजिक एकदम सिंपल है कि ये जो आपने खर्चा किया है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वाला, दिस इज अ नेसेसरी पार्ट, वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम होगा नहीं। समझ में आया? तो एक्चुअल में उसका जो बेनिफिट है वो तुमको उस साल नहीं मिलने वाला, आने वाले जितनी भी असेट की लाइफ है उसके हिसाब से मिलने वाला है, तो खर्चा असेट का पार्ट नहीं माना जाएगा। बट ये जो बीच नीचे वाले खर्चे है ये उस असेट के लिए जरूरी नहीं थे, बिना उसके भी असेट लेके आ सकते थे। ये अलग से बोल रहा है कि कोई भी कंपनी मान लो जब ये नहीं होगा तो ये सब खर्चे दिखा के असेट का कॉस्ट हाँ बढ़ा सकते हैं। हाँ बढ़ा सकते, सही बात है बिल्कुल। तो वही भयंकर बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये खर्चे हो गए मेरे जब मैंने फर्स्ट टाइम किया। अब इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भैया, टाटा लिमिटेड हैज एन एग्जिस्टिंग फ्यूल फैक्ट्री प्रीमाइसेस which it intend to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facility to another site. The following incremental cost will be incurred. Setup cost 5 लाख इंस्टॉल करने का मशीन, रेंट 15 लाख, रिमूवेबल कॉस्ट 3 लाख ट्रांसपोर्टेशन करने का। तो बताओ क्या ये नई बिल्डिंग में सब खर्चे ऐड होंगे कि नहीं होंगे? कि कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे? सेटअप का होगा, रिन्यूअल का नहीं होगा, रिमूवल का नहीं होगा, रेंट का नहीं होगा। तुम बोलो सिर्फ सेटअप का होगा, ये बोल रहे हो? हाँ सेटअप भी नहीं होगा, कोई खर्च कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि सारे खर्चे किसके लिए गए हैं? रीलोकेशन। क्या अभी जो तो मैंने बोला ना ये मशीन कैपिटलाइज नहीं होगा, वो तो रीलोकेशन हो गया ना, वही तो बोला था मैंने। क्या बोला, समझ में आया? तो ये खर्चे कैपिटलाइज होंगे, क्यों? क्योंकि ये सारे रीलोकेटिंग कॉस्ट है, जगह चेंज कर रहे हो। पढ़ लो आंसर। तो कैसा लग रहा था? सेटअप कॉस्ट लग रहा होना चाहिए, बट वो आपको पढ़ना पड़ेगा किसके लिए किया गया है, रीलोकेटिंग है कि फर्स्ट टाइम परचेज किया है। ओके डन। बताओ भैया, यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। आगे हम बात कर रहे हैं, क्या एक असेट पे जब लेता हूं तभी खर्चा होता है कि उसके बाद भी खर्चा होता है? उसके बाद जैसे ये एसी के ऊपर क्या लिया तभी खर्चा हो गया, उसके बाद अभी भी हो रहा है, अभी हो रहा है, सर्विस हो रही है इसकी, कभी कुछ खराब हो गया, ये हो गया, लाइट बिल आ रहा है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। इन्हें बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं इनको? तो क्या लगता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट के बारे में, क्या लगता है आपको? नहीं होना चाहिए? तो देखो क्या बोलते, ध्यान से सुनना। Cost of day-to-day servicing are primarily the cost of labor and consumables and may include the cost of small parts. The purpose of such expenditure is often described as the repairs and maintenance of the PPE.
दिस कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकर्ड, मतलब खर्चा मानेंगे उसको। अगर मैं असेट लेने के बाद में उसकी सर्विस कराता हूँ, छोटा मोटा रिपेयर होता है, ये सब चीजें होती है, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और वो प्रॉफिट लॉस में एज ए खर्चा ही आएगा, वो कॉस्ट में ऐड होगा नहीं। बराबर ना? तो क्या बोला, समझ में आया? आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, 2 साल बाद उसका कलर चला गया, आपने उसको कलर करा दिया, ये खर्चा क्या कैपिटलाइज होगा? नहीं, ये उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा है। कौन सा खर्चा है उसका? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो जो भी बाद में सब्सिक्वेंट कॉस्ट होते हैं नॉर्मली उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। हाँ, अगर उससे तुम्हारी उस खर्चे से तुम्हारी कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और वो भी किससे? ओरिजिनल से, जो पहले थी उससे ज्यादा बढ़ गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज करेंगे। तो उस खर्चों को कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नॉर्मली इसमें आता है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। जैसे मान लो ये एसी है, इसमें कोई पार्ट था, वो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मुझे बताओ क्या वो रिप्लेस किया हुआ पार्ट असली कॉस्ट में होगा कि नहीं होगा? क्या ना पार्ट से इसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, तो ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है बिजनेस में, तो फिर वो कैपिटलाइज करना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ गया, जनरली तो नहीं नहीं होगा। अगर वो स्मॉल पार्ट है तो नहीं होगा, पर अगर वो बड़ा पार्ट है तो होगा। पर उसका भी एक रूल है कि जो पार्ट आप ऐड कर रहे हो वो तो ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी कॉस्ट तो ऐड कर लो। बट जो पार्ट आपने ऐड किया है उसके किसके बदले किया, तो कोई पार्ट तो होगा, उसको लेस भी करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कार ली 10 लाख की, अब उसमें एक इंजन लगा हुआ था, बराबर है, वो इंजन मैंने खराब हो गया तो मैंने चेंज कर लिया, वो इंजन की वैल्यू 4 लाख थी, तो मैंने 4 लाख का इंजन ऐड कर लिया, बराबर है। फिर 3 साल बाद वापस इंजन खराब हो गया, तो वापस मैंने 4 लाख का इंजन ऐड कर लिया। तो सुनो तो सही, तो मैंने वापस इंजन उसमें ऐड चेंज कर लिया, रिप्लेस कर दिया। तो अगर तुमने वो इंजन ऐड किया है, तो अब 10 लाख की कार थी, 4 लाख का इंजन ऐड हुआ, फिर वापस 4 लाख का इंजन ऐड हुआ, कितना हो गया? 18 लाख का वैल्यू हो गया। अब तुम अगर 18 लाख पे कार दिखाओगे तो क्या सही होगी, गलत होगा? थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन में मान लो 4 लाख, तो भी तो 14 लाख की वैल्यू हो जाएगी ना। तो आपने जो इंजन ऐड किया है वो किसके बदले किया? पुराने इंजन के बदले किया है, तो पुराने इंजन का जो वैल्यू होगा वो माइनस भी करना पड़ेगा, जिस दिन आप रिप्लेस करें उस दिन का वैल्यू, खरीदा था वो WDP, बराबर ना? वो मशीन का जो पार्ट का वैल्यू दिख रहा है वो वाला। अदरवाइज तो अननेसेसरी वो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो आप निकाल सकते हो, प्रोपोर्शनेट पार्ट होगा ना, या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो वैसा होगा। हम छोटे मोटे पार्ट की तो बात भी नहीं कर रहे ना, वैसा है। या फिर आपने कोई पार्ट ऐसा लगाया है एडिशन जिससे उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ गई, जैसे ये एसी है। अब वैसे इसमें आपको पता है टेम्परेचर 16 पे नेगेटिव होता है, मतलब माइनस में आता है, इससे ज्यादा आ सकता नहीं है। अब मैंने एक नया पार्ट लेके आया हूं मैं, वो उसमें मैं लगाऊंगा, इससे पता है क्या होगा? बर्फ गिरेगी इधर, स्नोफॉल, बराबर ना? कश्मीर का मजा तुम क्लास में लोगे, तो यहाँ से बर्फ गिरेगी, जिससे टेम्परेचर -5 डिग्री 10 डिग्री हो जाएगा। इससे मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ी, तो ये वाला पार्ट उसी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी मैं इसे रिप्लेस नहीं किया है, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने डाला है तो उससे उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो आप उसको ऐड कर लो। पर अगर आपने रिप्लेसमेंट किया, किसी पार्ट को उसके बदले चेंज किया है, अच्छा वो पार्ट भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, छोटा मोटा 10-20 रुपए का पार्ट चेंज किया, कैपेसिटी चेंज किया और तुम उसकी बात करो, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने वो हटाया तो जो उससे हटाया उसकी वैल्यू माइनस कर लो, और जो नया डाला उसकी वैल्यू ऐड कर लो, सिंपल। हाँ हाँ, जो भी वैल्यू तुमको मिले, हाँ हाँ। चलो इधर देखो, एक चार्ट के रूप में अपन समझ रहे हैं। सबसे पहले रिपेयर, रेगुलर और डे टू डे जो एक्सपेंस होते हैं वो पीएनएल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस आपने कोई किया है जिससे उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी ओरिजिनल से ज्यादा हो गई है, तो वो कैपिटलाइज होगा डेफिनेटली। और अगर आपने कोई रिप्लेसमेंट किया है तो आपकी जो WDV थी उसमें जो नया पार्ट है वो ऐड कर लो, और जो ओल्ड पार्ट था उसकी WDV माइनस भी कर लेना। तो क्या बोला, समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है तो आप बताओ।